वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए मैं ये आपका जो क्लास 10 का आपके सिलेबस जो एनसीईआरटी सिलेबस उसके हिसाब से सभी क्वेश्चन डल रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे पूरा जो एकदम सिलेबस है। यूनिट 1 का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किएगा। फिर यूनिट 2 का ये वर्ग समीकरण के ऑलमोस्ट अंतिम क्वेश्चन है। तो यूनिट 2 में पॉलिनोमियल भी है, रेखीय समीकरण है, दो चरों वाले, वो सब बता चुका हूँ। बहुत अच्छे से वो वीडियो डले हैं। यदि आप कोई भी स्टूडेंट्स देखेगा तो सब चीज़ समझ में आएगी। आपको कभी भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। और बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख लेगा उसका 100% मार्क्स निश्चित है। मेरा वीडियो यदि व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से देख पढ़ ले और उस पर वर्क कर ले, एक्सरसाइज कर ले। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिख सकते हैं कुछ क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि समस्या बताने से ही समस्या का समाधान होता है। पर मुझे उम्मीद है कि हमारा सिस्टमेटिक क्रम से क्रम अभी ये वीडियो देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो सभी क्रम से वीडियो देखिए और आपका निश्चित रूप से मैथ में 100 में 100% मार्क्स मिलना निश्चित है। तो चलिए वर्ग समीकरण क्वेश्चन है। वर्ग समीकरण जो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वर्ग या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं आप, उसका उस चैप्टर का ये उस वो जो वर्ग समीकरण का चैप्टर है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। उसमें कई चैप्टर आपके हैं तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये लिखिए, देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ये है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? ये 468 वर्ग मीटर वर्ग है। आप समझते हैं वर्ग ऐसा होता है, ऐसा होता है वर्ग, ये ऐसा होता है वर्ग। यदि उनकी परिधि, तो परिधि आप समझते हैं कि परिधि का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं की माप। किसी भी वर्ग की परिधि मतलब चारों भुजाओं की माप। अब वर्ग की हर भुजा सेम होती है, मतलब एक ये है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो इनकी लंबाई का माप जो है, तो आप सबसे पहले लिखते चलिए कि वर्ग की परिधि इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा की लंबाई। कोई भी भुजा, क्योंकि सभी भुजा समान होती है, भुजा की लंबाई 4 इंटू, क्यों कि 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर बराबर है तो सब एक का मालूम हो जाए, 4 में गुणा कर दीजिए। जैसे ये 4, इसकी लंबाई, इसकी परिधि की माप क्या होगी? 4a, a प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा। जैसे 4 इंटू भुजा की लंबाई ये होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल सब 9th में पढ़े हैं, बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो मतलब क्या है कि परिधि का क्षेत्रफल और परिधि की वर्ग की परिधि है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो भुजा पर डिपेंड करते हैं। यदि आपको भुजा मालूम है तो बड़े आराम से दोनों चीज निकाल सकते हैं, लेकिन यदि भुजा नहीं मालूम है, इन चीजों को दे रखा है, तो भी आप भुजा को निकाल सकते हैं। मतलब इन चीजों को दे रहा है, जैसे आपके क्वेश्चन में देखा है दो वर्ग हैं आपके पास, उनका तो एक वर्ग ही मान लीजिए भुजा ए है। अब आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना, क्योंकि आपको भुजाओं ही बताना है ना, दोनों वर्ग भुजाएं, एक वर्ग ये है और एक वर्ग मैं मान लीजिए दूसरा बना देता हूँ, एक बड़ा एक छोटा। ये अब ये जो वर्ग है तो इसकी मान लीजिए सभी भुजाएं भी हैं। ये थोड़ा आयत टाइप को बन गया है, तो आयत ये नहीं है, मान लीजिए कि वर्ग है, तो ये वर्ग है, ये तो वर्ग टाइप को बना है, सभी भुजाएं समान दिख रही है, पर इसमें ये थोड़ी सी लंबी दिख रही है। चलिए इसको मिटाकर दूसरा ही बना देते हैं। पर वो आप समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट कि क्या कहना चाहता है। ये मेरे ख्याल सही आना चाहिए। ये वर्ग है, हाँ ये बराबर है। इसकी भुजा जो है मान लीजिए यहाँ बी है, तो फिर सभी भुजाएं बी की इक्वल होगी। वर्ग में सभी भुजाएं सेम होती हैं, ये बी है, सभी बी के इक्वल हैं। तो अब जरा देखिए, माना एक भुजा, एक भुजाएं बताने को बोल रहा है ना, तो माना एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा ए है, मीटर में दे रहा है ना, देखिए मीटर में दे रहा है सब, तो मीटर में मान लीजिए, जैसा दे रहा है वैसे मान लीजिए। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, भुजा ही फिर मालूम होना चाहिए, एक भुजा मालूम है तो सब इक्वल होती है, तो वो बी मीटर है।
बी मीटर है, मीटर में दे रहा है। आप बताइए कि जिस बारे की भुजा ए मीटर है उसका इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी परिधि क्या हो जाएगी। इसलिए इसकी परिधि आप समझ सकते हैं कि परिधि यानी परिमाप जिसे बोलते हैं, सारी परिधि लिख गया है, परिमाप जानते होंगे, परिमाप बोलते हैं क्योंकि परिधि बेसिकली वृत्त के लिए बोलते हैं, परिमाप यहाँ बेटर वर्ड होता है। तो ये परिधि या परिमाप आप ऐसा समझते कि इसकी परिमाप कितनी होगी, परिमाप 4a, ये ए 4 बार, परिमाप मतलब सभी भुजाओं की माप का योग, तो ये योग कर दीजिए आप, तो ये योग हो गया और इस पर कितना बन गया 4a एवं इसका क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये हो गया। सेम ऐसे ही इस दूसरे वाले की इसकी परिमाप क्या होगी, ये दूसरे के लिए इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप ये 4b एवं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ये मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट में है। अब ये बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इनका क्षेत्रफलों का योग जो है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रहा है प्रश्नानुसार। आप प्रश्नानुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये है एक क्वेश्चन, एक समीकरण। और दूसरा इनकी परिधि का अंतर, तो परिधि एक का 4a है दूसरा का 4b, तो अंतर 4a माइनस 4b। आपने यहाँ जरूर ये किया है कि 4a माइनस 4b कर रहे हैं, तो मतलब a को बड़ा माना है, यहाँ बनने में उल्टा दिख रहा है, चलिए इसको b कर देते हैं, उसको a कर देते हैं, इसको b बोल देते हैं और इसको a बोल देते हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसकी ऊर्जा ए है, तो ये बड़ा वाला हो गया, बस अंतर ये कि बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि अंतर दे रहा है तो अंतर का मतलब है धनात्मक अंतर 24 है, तो बड़ी वाली से छोटी वाली को हटाना पड़ेगा। तो हमने 4a किया, मतलब इसका परिमाप जो है 4a तो है, सही बात है, परिमाप इसका 4a है, बट ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तभी तो अंतर धनात्मक आएगा, नहीं तो ऋणात्मक आ जाएगा, ये हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए सारी, इसको अभी मत लिखिए समीकरण नंबर 2, यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हुआ, अंदर बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 24। अब 4 को इधर डिवाइड कर देंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 24/4, ये 4 इधर जो है इधर भाग कर देगा 24/4, क्योंकि इस साइड में जाएगा तो भाग में लग जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, ये 6 हो जाएगा, इस वजह 2। आप जरा देखिए यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू, इसलिए a इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस b, 6 प्लस बी, प्रतिस्थापन विधि से a की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको 2 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर दे दीजिए, तो ये a इक्वल टू 6 प्लस बी हो गया। और यहाँ पर अब एक स्थान पर समीकरण a में एक स्थान पर मान रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण a में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान प्रतिस्थापन विधि हम पीछे पढ़ा चुके हैं, यही है कि एक समीकरण से एक का मान निकाले, यहाँ से a का मान निकाल ले, a है और ये b माइनस है, तो b इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस b हो जाएगा, इधर a बचेगा। यही प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन मतलब एक का मान निकाल कर प्रतिस्थापित कर लीजिए, तो यहाँ a का हमने मान निकाल लिया 6 प्लस b और यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं इस समीकरण में, तो इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, पीछे सब बता चुका हूँ। समीकरण 1 में a का मान प्रतिस्थापित करने पर सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो ये प्रतिस्थापित कर दीजिए a का मान, तो a के स्थान पर क्या रख दीजिए, a क्या है समीकरण 1 में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है, ये समीकरण है। अब यहाँ एक स्थान पर ये रखना है 6 प्लस बी, तो यहाँ 6 प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर तो रहने दीजिए, इज इक्वल टू 468। अब इस प्रकार यदि आप देखें तो ये क्या हो गया, इसको खोल दीजिए, 6 प्लस बी है, आप जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ऐसे यहाँ पर इस करेंगे, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ये 6 है ये b है, तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2xy, यानी इन दोनों का गुणा, ये x और ये y का गुणा 6 भी हो जाएगा, प्लस 2 उसमें गुणा हो जाएगा उसमें, और 2xy होता है तो 12b हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब आप ये जो है तो
ये बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12b हो जाएगा और प्लस 36 हो गया। ये सब आपने लिख लिया ये सब क्रम से, और ये माइनस 468 इधर कर दीजिए इक्वल टू 0। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? मानक रूप में हम बना रहे हैं, वर्ग समीकरण को मानक रूप में बना रहे हैं। तो अब यहाँ से ये 2b स्क्वायर प्लस 12b, अब 36 को इससे घटा देंगे माइनस 468 को, तो ये 432 बचेगा। 432 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है आपको, ये 36 में 36 माइनस 468 है, यदि आप इसको हटाएंगे तो 432 बचेगा, है ना, माइनस में, क्योंकि माइनस है, ये प्लस है, ये छोटी वाली संख्या प्लस है। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले गए तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचा प्लस 6b, ये 6b है, ये 12 भी है तो 6 भी होगा, और ये माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 216 बचेगा। इस प्रकार इक्वल टू 0। अभी ये देख सकते हैं क्या हो गया, ये 2 बाहर हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0। 2 इधर जो ये गुणा है इधर भाग कर दीजिएगा तो 2 का भाग करेंगे 0 में तो वो 0 हो जाएगा। अब आपका ये मानक रूप हो गया, मानक रूप। तो जब मानक रूप एक बार आ जाए तो आप समझते हैं कि उसको कैसे हल कर सकते हैं, उसको हल करने के क्या तरीके होते हैं। आपको, आप लोगों को सभी को पता होगा कि वो मैं बता भी चुका हूँ, पीछे वीडियो देखिए, इसी चैप्टर का सब टर्म से हमारे वीडियो डले हैं। पर अगर किसी को पता है, ऑलरेडी नहीं पता है तो हाँ देखें, ऑलरेडी पता है तो आपको मालूम है कि ये वर्ग समीकरण है, मानक रूप में परिवर्तित हो जाने पर इसके हल करने की 2-3 विधियां होती है। क्या बोलते हैं, गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक फार्मूला भी जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। यही 2 विधियां हम अधिकांश तौर पर लगाते हैं, और एक पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाकर लगाने में कभी कभी वो लंबा हो जाता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि और फार्मूला विधि दोनों बहुत ही स्ट्रांग मेथड है। मेरा यदि मैं तो आमतौर पर मैंने बोला ना कि गुणनखंड विधि और गुणनखंड विधि और फार्मूला विधि में से ज्यादातर गुणनखंड विधि का यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी होता है। तो हम इसको बी स्क्वायर और प्लस ये जो है तो 18b कर लेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमको मालूम है कि 18b माइनस 12b बनेगा, अब माइनस 206। आपको भी मैंने वही कॉन्सेप्ट दिया है कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो मिडिल टर्म है उसको कैसे तोड़ना है। ये जरूर हमारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको एक टॉनिक का काम करेगा वर्ग समीकरण हल करने में। अभी तो मैं आपके लिए हल कर रहा हूँ, नहीं मैं इसका सीधा आंसर बता दूंगा कि ये माइनस 18 और 12 आएगा इसका आंसर, बी के वैल्यू। वो कैसे अभी आप देखेंगे, पर ये यहाँ से पता हो जाता है। यहीं से मेरा वीडियो देखेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि हाँ कैसे हमने ये लिख दिया। जो भी मेरा वीडियो देखा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ गया होगा, यहीं पर वो समझ गया होगा कि हाँ b की वैल्यू माइनस 18 और 12 होगी। और अभी मैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए हल कर रहा हूँ कि b हो गया, b यहाँ b हो गया, क्योंकि 6b को हम लिख सकते हैं 18b माइनस 12b, 6b है तो 18b माइनस 12b 6b ही हो जाएगा। अब यहाँ से b हम कॉमन ले लिए तो ये बचा b प्लस 18, अब माइनस हम 12 कॉमन ले लेंगे ये, तो b और प्लस 18 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। अब 12 में 18 गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस कर देगा। इस प्रकार आप देख लिए कि ये क्या हो गया, b प्लस 18 दोनों स्थान पर है, तो ये b प्लस 18 को निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, यहाँ माइनस 12, तो b माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम बता चुके हैं कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि b प्लस 18 इक्वल टू 0, b प्लस 18 इक्वल टू 0 एंड b माइनस 12 इक्वल टू 0, b माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि b इज इक्वल टू माइनस 18 एंड b इज इक्वल टू 12। अब आप जानते हैं कि ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि b जो है किसी वर्ग की भुजा की माप है, तो भुजा की माप कोई भी माप हमेशा पॉजिटिव होती है। कहीं भी नापे के 2 मीटर 4 मीटर 8 सेंटीमीटर ऐसा आएगा, वो ऐसा नहीं माइनस 8 सेंटीमीटर आए, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक वर्ग की भुजा आपको निकल आया कि वो 12 है, आपको दिख गया कि एक वर्ग की भुजा 12 है। और अब आपके पास समीकरण 2 देख रहे हो, समीकरण 2 से आपको पता है कि a इज इक्वल टू बी प्लस 6 था। ये देखो समीकरण 2 में ये है a इज इक्वल टू बी प्लस 6 या 6 प्लस बी, जो भी कहिए। तो यहाँ से आप रख सकते हैं और आप बड़े आराम से a इज इक्वल टू निकाल लेंगे कि 12 प्लस 6 यानी 18। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है a और b जो दोनों भुजाएं थी,
पहले की भुजा 18 सेंटीमीटर आ गई, मीटर में आ गई, और दूसरे की 12 मीटर में, क्योंकि वैल्यू सब मीटर में दी हैं तो जो आंसर आएगा वो भी मीटर में आएगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि ये जो उनकी दो वर्गों की भुजाएं थी वो आप प्राप्त कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और पूरा वीडियो जो है देखने के बाद यदि आपको कुछ कॉन्सेप्ट में कमी लग रही हो तो हमारा पीछे वीडियो क्रम से देखिए, क्योंकि मैं वीडियो ऐसा कभी डालते ही नहीं हूँ कि एक बार एक इस चैप्टर का डालूँ, फिर 10-12 चैप्टर गायब करके यहाँ का डालूँ, फिर पीछे लौटूँ यहाँ का डालूँ, फिर इसके आगे डाल दूँ, फिर यहाँ, ऐसा मैं कभी वीडियो नहीं डालता। क्रम से हमेशा डालता हूँ जब मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपके। हाँ, सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो जरूर इधर उधर का डालूंगा कि जो भी क्वेश्चन अच्छे लगे वो डाल दूंगा। पर आप सिलेबस के हिसाब से क्लास 10 की क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सब सिलेबस जैसा है आपका एनसीईआरटी उसी हिसाब से डाले हैं। इसलिए क्रम से देखेंगे तो आपको हर चीज़ कभी भी मैथ में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ समझ आएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।